हाँ जी क्लास, आपके बोर्ड पे लिखी हुई है सेकंड एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। हमने स्टोक्स थ्योरम की थी, गॉस थ्योरम की थी, फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम की थी। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है ऊपर, सी एप्सिलॉन आई जे के ए जे डी वाई के इज इक्वल टू एस ए जे कोमा जे एन आई माइनस ए जे एन जे कोमा आई डी एस। ये है सेकंड एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, वेयर ए आई y1 y2 y3 c s and n I are defined in exactly the same way as they appear in the original statement of Stokes theorem। वो कह रहा है कि जहाँ पे y1 y2 y3 c s और n I किस तरीके से डिफाइन है, जैसे कि ओरिजिनल स्टोक्स थ्योरम हमने की थी जिसमें उस तरीके से डिफाइन किए गए थे, वहां पे भी इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। सेकेंड एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम में हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे। ये थी हमारे पास बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन क्या थी, सी एफ के डी वाई के इज इक्वल टू एस एन के एप्सिलॉन के आर एस एफ एस कोमा आर डी एस। ये मेरे पास है स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन। ठीक है, वेयर एफ के y1 y2 y3 बी ए वेक्टर इफ फंक्शन हमारे पास वेक्टर फंक्शन दे रखा है। ठीक है, स्टोक्स सेकंड एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम आपके दे रखा है, एप्सिलॉन आई जे के ए जे डी वाई के इज इक्वल टू ए जे कोमा जे एन आई माइनस ए जे एन जे कोमा आई डी एस। तो सबसे पहले f जो है उसको a क्रॉस a में a क्रॉस a स्मॉल a क्रॉस a में लिखेंगे। लेट लिया हमने, लेट f इज इक्वल टू a क्रॉस a। ठीक है, अब क्रॉस की डेफिनेशन लगाओ, एप्सिलॉन के आई जे ए आई ए जे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास एफ एस, तो एफ एस में चेंज कर दो एप्सिलॉन एस आई जे ए आई ए जे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट एफ एस का मान इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, एफ के का मान यहाँ पे रखेंगे, एफ एस का मान यहाँ पे रखेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 वेयर ए आई इज अ कांस्टेंट वेक्टर। ए आई क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। यहाँ पे मैंने एफ के का मान पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने एफ एस का मान पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने एफ के का मान पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने एफ एस का मान पुट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद एन के ई को इकट्ठा कर लिया, ए आई ए जे कोमा आर डी एस। यहाँ पे ए आई को बाहर निकालेंगे इस फॉर्म में, एन के बाहर, इसके ऊपर डेल प्रॉपर्टी लगाई, एफ एस कॉमन है तो पहले के साथ आई आ गया, आर के साथ जी आ गया, फिर आर के साथ आई आ गया और के साथ जी आ गया, ए आई ए जे कोमा आर डी एस। यहाँ से ए आई को बाहर निकाल दिया क्योंकि ए आई जो क्या है वो कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर को बाहर निकाल दिया गया है। ए आई एन के डेल के आई डेल आर जे ए जे कोमा आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। किसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, ए जे कोमा आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से भी ए जे कोमा आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब एन के और डेल के आई, के से के कट गया तो एन आई आ गया। ठीक है, आर से आर कट गया तो ए जे कोमा जे आ गया। ठीक है, के से के कट गया तो एन जे आ गया और आर से आर कट गया तो ए जे कोमा आई आ गया, आई यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको सीधा करके लिखेंगे, यहाँ से ए आई बाहर आ गया, इधर से कैंसिल हो गया ए आई, एन आई ए जे कोमा जे माइनस ए जे एन जे कोमा आई। एन जे के साथ तो आई लगता नहीं है, क्यों, क्योंकि एन जे क्या होता है हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होता है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, तो इसके ऊपर तो लगेगा नहीं, इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया, ब्रैकेट पे बंद कर दिया। जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी वो हमने प्रूफ होगी, सिर्फ आपको स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन लिखनी है, एफ के की वैल्यू डालनी है, एफ के और एफ को क्या लेना है, ए क्रॉस ए। यहाँ ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट में लेना है। सेकंड एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम में क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट में लेना है, एफ इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। सारी बात ही यहाँ की है, एफ के की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, एफ एस की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, बाकी क्या किया है, बाकी कैलकुलेशन की है हमने। ठीक है, हाँ जी, एक एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट दे रखा है एग्जाम के वे से। तो शो दैट एस एन क्रॉस ए क्रॉस एक्स डी एस इज इक्वल टू 2av वेयर v इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय सरफेस एस एन कैप इज यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर एंड x इज द पोजीशन वेक्टर एंड a इज द कांस्टेंट वेक्टर। दोबारा पढ़ो, शो दैट एस एन क्रॉस ए cross x ds is equal to 2av where v is the volume enclosed by surface s and n cap is unit outward normal vector, x is position vector and a is constant vector। तो सबसे पहले n क्रॉस a क्रॉस s ds की वैल्यू निकालनी है 2av। तो मैंने लेट ले लिया, यहाँ से लेट
A क्रॉस x इज इक्वल टू B ले लिया, तो इसमें क्रॉस की प्रॉपर्टी लगाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, n कैप क्रॉस B ds, n क्रॉस B की प्रॉपर्टी लगाओ, एप्सिलॉन i j k n j b k ds। फिर b k की वैल्यू ये रही, यहाँ पे पुट कर दो, b k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इसके ऊपर दोनों को इकट्ठा कर दिया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन को a m x n n j ds। फिर इनके ऊपर डेल प्रॉपर्टी लगाई, डेल i m डेल j n। देखो k जो है वो कॉमन है, पहले i का m के साथ, j का n के साथ, j का m के साथ, i का n के साथ, ये लगा दिया मैंने, a m x n n j ds। फिर इसके बाद a m x n को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो a के साथ क्या आएगा i, और xn तो x के साथ क्या आएगा j, माइनस n के साथ n कट गया a, अब m के साथ m कट गया तो a j, और रेल i n को xn से कर गया तो क्या आएगा xi n j। फिर n j को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, a i x j माइनस a j xi। अब देखो ये s से ds में था, n j था, s को v में चेंज किया तो कोमा क्या लगा दिया j, n j जो है वो हट गया। इस पोजीशन से इस पोजीशन में कैसे आए हम, कैसे s को v में चेंज किया तो nj का क्या लग गया कोमा j। स्टोक्स थ्योरम से हम s को किस में चेंज करते थे, v में चेंज करते थे, ठीक है। तो ai कोमा j, ये ai के ऊपर j नहीं लगाएगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो ai x j कोमा j माइनस a j x i कोमा j dv ai। अब एक्स जे कोमा जे को क्या लिख सकते हैं, डेल जे जे लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल आई जे, ठीक है। डेल जे जे की वैल्यू क्या होती है 3, क्योंकि डेल 1 1 डेल 1 2 डेल 1 1 डेल 2 2 डेल 3 3 की वैल्यू क्या होगी 1 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 ए आई, ए जे से ए जे कट गया तो क्या आ गया ए आई, 3 में से ए 1 गया तो कितना आया 2 ए आई वी आई डी वी, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा 2 ए वी, इसका करेंगे तो क्या निकलेगा 2 ए वी। सब ध्यान से रहना है कि इसको मान लीजिए b, क्रॉस प्रॉपर्टी लगा दीजिए, फिर b k की वैल्यू इस इक्वेशंस में हमें पहले तो n क्रॉस b आ गया, इसके ऊपर क्रॉस प्रॉपर्टी लगाई, फिर b k की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दी, डेल प्रॉपर्टी लगाई है हमने, फिर s को v में चेंज किया है, n j कोमा j में चेंज हो गया। जैसे ही s को v में चेंज करेंगे तो j किस में चेंज हो जाएगा, n j किस में चेंज हो जाएगा, कोमा j में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल कभी कभी पेपर में आ जाता है।